Morning, friends. Today we will discuss about the taxation system in the country, and particularly we will focus on GST, Goods and Service Tax. हम लोगों के यहाँ जो गवर्नमेंट टैक्सेशन से पैसा कलेक्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना कोई इनकम का सोर्स तो है नहीं, तो गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू पैसा कलेक्ट करके ही अपना डिफेंस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ सिस्टम के ऊपर, तो डिफरेंट टाइप के सोशल वेलफेयर स्कीम्स में पैसा जो है वो खर्च करती है। तो ये जो पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इसके दो तरीके हैं। एक कहलाता है डायरेक्ट टैक्स और एक कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? डायरेक्ट टैक्स के अंदर गवर्नमेंट जिस पर टैक्स लगाती है उसी को उस टैक्स का बर्डन भी यह कहना चाहिए अपनी जेब से उसको देना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो गवर्नमेंट लगाती किसी सपोज करो ए के ऊपर है, लेकिन जो उसका पेमेंट है वो जो है वो बी करता है। मीन्स देखने में लगता है कि बी ये इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में भी उस पैसे को ए से कलेक्ट करके तब गवर्नमेंट को पे करता है। तो डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो भी ए के ऊपर है, और जो पेयर है वो भी जो है वो ए। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स सपोज करो ए के ऊपर आया, लेकिन जो इसका पेयर है, जो गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करता है, वो बी। एग्जाम्पल के लिए द मोस्ट पॉपुलर डायरेक्ट टैक्स इन द कंट्री इज इनकम टैक्स, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका जो मेन कलेक्शन है वो कहलाता है जीएसटी, या कहना चाहिए कस्टम्स ड्यूटी। तो इनकम टैक्स जो है, किसी से मान लिया ए से 1 लाख रुपए लेना है, तो ए अपनी जेब से 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे कर देता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी, ये जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के केस में बी जो है वो ए से टैक्स कलेक्ट करता है एंड देन गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो इन टैक्सेस से फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट को करीब 4 लाख करोड़ रुपए पर एनम ये इनकम टैक्स के थ्रू कलेक्ट हो जाते हैं, और अराउंड 80 लाख करोड़ रुपीस ये कलेक्ट हो जाते हैं जीएसटी के थ्रू। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सेस बीइंग कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आज जो हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी अबाउट जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम बोलते हैं। तो जीएसटी के केस में गवर्नमेंट ए से पैसा लेती है, लेकिन ए इसको गवर्नमेंट को पे ना करके बी वो पैसा कलेक्ट करता है ए से एंड देन गवर्नमेंट को जो है वो पे कर देता है। तो उस रेफरेंस में 1 मिनट प्लीज हो। या तो जीएसटी के केस में जो इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत बड़ा पार्ट है, जिससे गवर्नमेंट 18 लाख करोड़ रुपए साल के कलेक्ट करके उसको डिफरेंट टाइप की वेलफेयर स्कीम्स में खर्चा करती है। तो जीएसटी की अगर बेसिक हम टर्म देखें, तो इस केस में क्या होता है, जब भी हम कोई माल परचेज करते हैं तो इट इज सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स। जो भी हम लोग माल परचेज करते हैं, तो माल परचेज करते समय हमें सेलर को, जो हमें माल बेच रहा है, उसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है।
तो परचेजर इसका पेमेंट करता है सेलर को। परचेजर सपोज ये हो गया, सेलर हो गया बी। क्या रेट ऑफ टैक्स होगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप के गुड्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के रेट फिक्स कर रखे हैं। सपोज किसी पे 5%, किसी पे 10%, किसी पे 12%, किसी पे 18%, इवन किसी पे 28%। तो नेचर ऑफ गुड्स के हिसाब से गवर्नमेंट ने अपने रेट ऑफ टैक्स फिक्स कर रखे हैं और एक रूल बना दिया है कि जब भी कोई सेलर किसी परचेजर को माल सेल करेगा तो अगर उसने 100 रुपए में माल दिया है और सपोज करो जो 18% जीएसटी का रेट है, तो वो ए से 100 रुपए नहीं लेगा बल्कि 118 रुपए लेगा। और उस 118 रुपए में से जो जीएसटी का पार्ट है 18 रुपए, वो जो है वो गवर्नमेंट को पे करना। अब कुछ बहुत छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, पान वाला है, छोटे किराने वाला है, तो अब उन लोगों के लिए तो इतना सिस्टम फॉलो करना पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि जो छोटे व्यापारी हैं, सपोज करो जिनकी टर्नओवर 40 लाख से कम है, उन लोगों को जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी कोई व्यापारी माल परचेज सेल कर रहा है तो उसको सेल टैक्स डिपार्टमेंट में, या जिसको हम जीएसटी डिपार्टमेंट बोलते हैं, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वो ए से जीएसटी का पैसा दे सकता है, जिससे और वो गवर्नमेंट को जो है पे करे। तो अब छोटे मोटे व्यापारी परेशान ना हो अननेसेसरी, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई छोटे व्यापारी हैं, सपोज 40 लाख तक की जिनकी टर्नओवर है, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं है जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जाके, और ना उनको जीएसटी पे करने की जरूरत। लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी कौन हो गए, सपोज करो जिनकी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर की है, तो बड़े व्यापारी के केस में उनको अपना जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटीआईएन नंबर, तो उस नंबर को अपने बिल के ऊपर डालना पड़ेगा, अपने दुकान के या गोदाम के बोर्ड के ऊपर लिखना पड़ेगा। और जब भी वो ए से को माल बेचेंगे तो उसकी जो टैक्स इनवाइस है उसके ऊपर ये नंबर आना जरूरी है। उसमें बी का भी जीएसटी नंबर आएगा और ए का भी जीएसटी नंबर आ रहा है जो माल को खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी को बी से कलेक्ट करती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए इन्होंने, वो कहलाता है इनपुट क्रेडिट। सपोज कर इनपुट क्रेडिट क्या कहलाती है, अगर सिंपल एग्जांपल में समझे तो ए ने बी से माल खरीदा, मान लिया 100 रुपए का, उस पर 18 रुपए जीएसटी दे दिया, टोटल पेमेंट कर दिया 118। तो बी ने तो 18 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए। अब ए के पास जब ये माल आया तो ए ने सपोज करो ये माल 200 रुपए में सेल करा, अब फिर उस पर 18% मतलब 36 रुपए टैक्स हुआ, तो ये हो गया 236। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जितना ए बी को पे करके आया है, कितना रुपए पे करके आया है, 18 रुपए, इसको नाम दिया इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट किस लिए कि जिस समय अब बी ने मान लिया सी को माल सेल करा और सी से 36 रुपए कलेक्ट करे, तो ए को गवर्नमेंट को 36 रुपए पे करने की जरूरत नहीं, बल्कि ए क्या कहेगा कि सर 36 रुपए मेरा आउटपुट लायबिलिटी बनती है, 18 रुपए की मेरी इनपुट क्रेडिट है, तो वो गवर्नमेंट को जो कैश में पे करेगा वो केवल 18 रुपए पे करेगा। तो इनपुट क्रेडिट क्या है, इनपुट क्रेडिट है जो परचेजर माल खरीदते समय सेलर को पे करता है, और इसका बेनिफिट उसे कब मिलता है, जब वो उसी माल को बेच के या उसी माल को अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो अपने फिनिश गुड्स में यूज करके जब वो सेल करेगा तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी
वो टैक्स लायबिलिटी में वो अपनी इनपुट क्रेडिट को एडजस्ट कर लेगा। तो गवर्नमेंट के पास मतलब ये क्या कराता है, अल्टीमेटली ये कंजम्पशन टैक्स का पार्ट बन जाता है कि सी जो है ये मान लिया अल्टीमेट कंज्यूमर है, जिसने मटेरियल अपने यहाँ कंज्यूम कर लिया, तो कंज्यूम कर लिया तो अब सी को तो 36 रुपए की क्रेडिट मिलेगी नहीं, और गवर्नमेंट को टोटल कितना रुपया चाहिए था, गवर्नमेंट को चाहिए था कि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर ने पे करा, अल्टीमेट कितना कंज्यूमर ने पे करा 200 रुपए, टैक्स का रेट कितना है 18%, तो गवर्नमेंट को चाहिए थे 36 रुपए। अब 36 रुपए किस तरीके से आ गए, 18 रुपए आ गए बी से और 18 रुपए आ गए ए से, तो गवर्नमेंट को टोटल 36 रुपए जो है वो मिले। तो जीएसटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो चलता है इनपुट क्रेडिट, कि हम जब भी अपना कोई माल खरीदे और जिस माल पे हमें जीएसटी पे करा हुआ है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें, उस इनवाइसेस की प्रॉपर कॉपी अपने रिकॉर्ड में रखें, जिससे कि जब हम ये इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट क्लेम करें और जीएसटी ऑफिसर हमसे पूछता है ये 18 रुपए आपने काहे के क्लेम करे, तो आप फौरन वो इनवाइस की कॉपी दिखा सकते हैं कि देखिए साहब ये माल मैंने बी से खरीदा था, इस इनवाइस से खरीदा था, इतने रुपए मैंने जीएसटी पे करा था उस समय, उस जीएसटी का बेनिफिट मैं अपनी आउटपुट लायबिलिटी के आदेश में ले। अगर आपने कोई बेनिफिट लिया है जिसका आपके पास इनवाइस की कॉपी नहीं है, तो उस केस में फिर आप इस 18 रुपए का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो जितने भी हम इनपुट क्रेडिट लें, मान लिया साल में हम 2000 परचेजेज हमने करी, तो हमारे पास 2000 टैक्स इनवाइसेस होनी चाहिए, प्रॉपर्ली फाइल होनी चाहिए, जिस समय जब भी जीएसटी ऑफिसर पूछता है तब उठा के उसको दिखाएं। तो इस तरीके से जीएसटी के अंदर एक कंसेप्ट आ जाता है आउटपुट लायबिलिटी और एक कंसेप्ट आ जाता है इनपुट क्रेडिट, और नेट पेमेंट हम गवर्नमेंट को कितना करते हैं, जो हमारा इनपुट क्रेडिट घटाने के बाद आ रहा है। नेक्स्ट इसमें चीज आती है जो माल मैं सेल कर रहा हूँ, भी जो माल सेल कर रहा है, एक तो ये है कि यूपी का माल यूपी में सेल कर दिया, और एक है यूपी का माल उसने सेल करा दिल्ली, ये कराती है इंट्रा स्टेट सेल और ये कराती है इंटर स्टेट सेल। तो जीएसटी को भी उन्होंने 2-3 कैटेगरी में बांटा है। एक बांटा है वो कहलाता है SGST, एक कहलाता है CGST और एक कहलाता है IGST। अगर हम विद इन यूपी माल सेल कर रहे हैं, मतलब बी भी यूपी में है और ए भी यूपी में, तो ये जो 18 रुपए कलेक्ट होंगे इनवाइस के ऊपर उस पर लिखा जाएगा कि इसका आधा 9 रुपए SGST है और आधा 9 रुपए CGST। और अगर मान लिया ये आपका है, सपोज करो यूपी का, वो बी और ए है दिल्ली का, इंटर स्टेट सेल होगी, तो वहां पर जो वो टैक्स कलेक्ट करेगा वो 18 रुपए डिस्काउंट IGST, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब भी गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में 18 रुपए जमा हुए, तो 18 रुपए जो जमा हुए वो फॉरेन गवर्नमेंट का ऑफिसर देखेगा ये IGST है या SGST है या CGST। अगर SGST है तो CGST होगा ही होगा, ये दोनों मिला के 18 रुपए, और अगर IGST है तो वहां पर ना SGST होगा ना CGST। तो जीएसटी ऑफिसर जो अपने अकाउंट मेंटेन करता है वो इसी हिसाब से अपने अकाउंटिंग एंट्री करेगा। अगर ये वाला कंसेप्ट है तो वो 9 रुपए ले जाएगा जीएसटी की इनकम में और 9 रुपए ले जाएगा सीजीएसटी की लायबिलिटी में, क्योंकि जो सीजीएसटी है ये स्टेट गवर्नमेंट को
बाकी स्टेट से शेयर करना पड़ता है। IGST है, ये सारा अगेन IGST लायबिलिटी में जाएगा और फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भाई इसका कितना पार्ट हमें यूपी गवर्नमेंट को पे करना है और कितना पार्ट अपने पास रखना है। तो जब भी GST कलेक्ट करा जाता है वहां पर ये देखना जरूरी होता है कि बेचने वाला और खरीदने वाला क्या एक ही स्टेट के हैं या अलग अलग स्टेट के। अगर एक ही स्टेट के हैं तो वहां पर जो 18 रुपए कलेक्ट होंगे उसमें से 9 रुपए जाएंगे GST के खाते में और 9 रुपए जाएंगे CGST के खाते में। इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ बदल। और अगर बेचने वाला और खरीदने वाला डिफरेंट स्टेट के हैं तो वहां पर फिर ये पैसा इनवॉइस के ऊपर जो लिखा जाएगा वो IGST के नाम से लिखा जाएगा। और ये जब माल खरीदेगा तो वो अपने आप ही ये ध्यान रखेगा कि मैं जो क्रेडिट लूंगा उसमें कितनी GST की है, कितनी CGST की है और कितनी IGST की। क्योंकि रूल बना रखा है कि जो GST की लायबिलिटी है वो SGST की ही क्रेडिट से एडजस्ट होगी, वो CGST से एडजस्ट नहीं होगी। जो CGST की लायबिलिटी है वो CGST से पहले एडजस्ट होगी और अगर एडजस्ट करने के बाद भी कुछ अमाउंट बच रहा है तो वो SGST की लायबिलिटी से एडजस्ट हो सकती है। और जो IGST की लायबिलिटी है अगेन ये जो क्रेडिट है ये पहले IGST लायबिलिटी से एडजस्ट होगी, उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो CGST और SGST की लायबिलिटी से एडजस्ट हो सकता है। तो जो भी मटेरियल को खरीद रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब वो किसी पार्टी से माल खरीदें तो देख लें कि वो पार्टी हमको प्रॉपर इनवॉइस दे रही है या नहीं दे रही है। दैट इज कॉल्ड टैक्स इनवॉइस। उस टैक्स इनवॉइस में बेचने वाले का प्रॉपर GST नंबर है नहीं है, जो माल खरीद रहा है उसका प्रॉपर GST नंबर है नहीं है, माल की नेचर प्रॉपरली स्पेसिफाइड है या नहीं है, टैक्स का रेट प्रॉपरली शो हुआ है नहीं हुआ है, टैक्स की नेचर प्रॉपरली शो हुई है नहीं हुई। इन सब चीजों के बेस पे जब माल पार्टी के पास आ जाएगा तब इतने रुपए की क्रेडिट लेने का उसका एंटाइटलमेंट बन जाता है। बिना प्रॉपर इनवॉइस के ए भले ही 18% या 18 रुपए बी को पे करते हैं लेकिन उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये प्रिकॉशन ए को अपने पास रखनी पड़ेगी कि वो जब भी मटेरियल खरीदेगा तो ये सब चीजों का ध्यान रखेगा। तो GST में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या चला? आउटपुट लायबिलिटी और इनपुट क्रेडिट। आउटपुट लायबिलिटी कब बनती है? जब हम माल को बेचते हैं। जब माल बेचते हैं, जैसे बी ने यहां माल बेचा तो बी ए से 18 रुपए कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को पे करेगी, ये कहलाएगी बी की आउटपुट लायबिलिटी। और जब ए ने सी को माल सेल करा तो 36 रुपए तो एक की हो गई आउटपुट लायबिलिटी, 18 रुपए हो गई उसकी इनपुट क्रेडिट और बैलेंस 18 रुपए वो गवर्नमेंट को पे करेगी। तो ये GST के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगा कि किस तरीके से इनपुट क्रेडिट देने की कंडीशंस क्या है, देन आपका जो वैल्यू है जिसमें माल सेल हो रहा है तो उसमें से क्या क्या चीजें ऐड करी जाएंगी और क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होंगी। जैसे मान लिया डिस्काउंट दी तो फिर आपको बी को 100 रुपए पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, वो 100 रुपए में डिस्काउंट पोर्शन घटा देगा और जो बैलेंस पोर्शन बचेगा उस पे ही 18% पे करने की उसकी जिम्मेदारी। तो दिस इज द ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ GST which
we will discuss in detail in our subsequent videos. Thank you.